और जब निकल कर आई तो वाकई यहाँ जिस तरह के सीप और उसमें बंद मोती मुझे विचारों के रूप में मिले वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल सबसे अच्छी चीज़ जो लगी मुझे इस कॉलेज का परिवेश और आप सब की इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थिति। जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, युवक युवतियाँ हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अलग अलग विषयों के आप होंगे, लेकिन यह पुस्तक जिस विषय पर लिखी गई है वो सबके मतलब की है। हम अपने शहर के बारे में यहाँ से बाहर निकलकर कौन सा ब्रांडेड दुकान है ये तो अच्छी तरह जानते हैं, कौन सा प्रसिद्ध मॉल है, कौन सी सस्ती जगह है जहाँ चीज़ें बड़ी सस्ते रेट में अच्छी मिल जाती हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन हमारे शहर के अदीब किस तरह के हैं, बौद्धिक किस तरह के हैं, बड़े विचारक किस तरह के हैं, उनके विचार कैसे रहे, और आज उन विचारों से आगे बढ़कर क्या उन कदमों के निशानों को छूते हुए हम चले हैं या एकदम अलग थलग खड़े हैं, इस चीज़ को जानने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। दो तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको सिखाती हैं। एक तो ये कि आप अपने घर परिवार में बैठकर अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत सारी बातें सीखते हैं। दूसरी किताबें हैं। तीसरा ये शिक्षण संस्थान जो आपके ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है। लेकिन शिक्षण संस्थान की अपनी एक भूमिका होती है, वो पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा आपको देता है। शिक्षक के पास बहुत स्कोप नहीं होता कि पाठ्यक्रम को छोड़कर वो बहुत सारी जगहों पर बहके और आपको कुछ अलग सिखाने का प्रयास करता है। कुछ लोग करते हैं और सफल भी होते हैं, लेकिन ऐसे प्रयास बहुत गिनती के होते हैं। ऐसे में ये जो तीसरा जरिया है, जो किताब है, जो आपको सिखाती है कि आपकी धरोहर क्या है, आपकी विरासत क्या है, और उस विरासत को आप कैसे बचाएं, उस पर कैसे गर्व करें। इस लिहाज से इस किताब का जो बुजुर्गाने पानीपत है, इस किताब का अपना एक अलग मकाम है। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊं, और भारत देश की समृद्धि, संपन्नता, अतीत गौरव, बहुत सारी चीज़ों पर हम गर्व करते हैं, लेकिन एक दरिद्रता है, और वो दरिद्रता ये है कि हम अपने बौद्धिकों का सम्मान नहीं करते। सबसे बड़ी दरिद्रता है। हमारे यहाँ बहुत सारे थीम पार्क आपको मिल जाएंगे, लेकिन बुद्धिजीवियों को केंद्र करके बनाया हुआ कोई पार्क या किसी ऐसी जगह या संस्था बहुत कम पार्क तो नहीं ही है, पार्क है ही नहीं। अभी बहुत दिन बाद, शायद 1-2 साल पहले चर्चा आई थी कि कुछ बौद्धिकों को केंद्रित करके उनकी मूर्तियां लगाई जाएगी पार्कों में। भारत सरकार ने उपक्रम किया था। लेकिन आप देखिए कि जो मध्य एशिया के देश हैं, वहाँ बौद्धिकों को केंद्रित करके उनके अपने साइंटिस्ट, उनके अपने लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार, फिजिसिस्ट, जितने लोग हैं, सबको केंद्रित करके बड़े बड़े थीम पार्क बने हुए हैं। लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ अब्दुल रहमान खानकाना से लेकर इब्न बतूता और दुनिया भर के लोगों का, जो उनके वैज्ञानिक हैं, उनके भी बड़े सुंदर सुंदर स्थापत्य, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और इससे छोटा छोटा बच्चा जब उस पार्क में जाता है तो वो खयाम की रुबाइयों के साथ साथ वो अंगूर का चित्र और वो प्रस्तर की मूर्ति लेते हुए खयाम, उसको देख कर जो एक छाया, एक प्रभाव उसके मस्तिष्क पे पड़ता है। खयाम को हो सकता है वो उम्र में कभी ना पढ़े, लेकिन वो चित्र तो उसको आजीवन प्रभावित करता रहेगा, और जब भी वह उस तरह की किसी चीज़ से रूबरू होगा, उसकी याद में वो चीज़ पौधेगी जरूर। हमारे पास वैसा कोई जरिया नहीं है। मैं जब यहाँ आ रही थी और मुझे लगा कि शायद मुझे बोलना भी पड़ेगा, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा है, लेकिन लगभग आधा पढ़ लिया, क्योंकि इसका जो PDF फाइल था वो राय साहब ने भेजा था और हम रास्ते में पढ़ते आ रहे थे, और अभी दोबारा हमने यहाँ देखा। तो इस किताब में जिस तरह से एक रूहानी यात्रा है, रूहानी यात्रा के साथ साथ दो तरह की यात्राएं एक साथ है, और एक अंडर करेंट के तौर पर तीसरी यात्रा भी है। रूहानी यात्रा तो वो है जो आपको सूफी संतों से लेकर आज तक के मौजूदा परिवेश तक लेकर आती है, और दूसरी जो ज्ञानात्मक साहित्यिक यात्रा है, उसका भी एक लेखा जोखा इस पुस्तक में है। लेकिन एक तीसरी यात्रा है कि
आखिर क्यों इन 2 यात्राओं के साथ इस किताब के तमाम लेखक, ये अकेले एक व्यक्ति की किताब नहीं है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक सामूहिक रचना है, और वह रचना भी कैसी, एक पुरानी पुस्तक के ऊपर आधारित होकर पुनर्रचना है। जो पहले लिखी गई किताब थी उसकी पुनर्प्रस्तुति भी है, और एक तरह से उसका पुनर्नवीकरण भी है और पुनर्उपलब्धि भी है। तो एक महत्वपूर्ण किताब है रचनात्मक दृष्टिकोण से भी और विषय वस्तु के लिहाज से भी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जिस तरह से अलग अलग सूफी संतों की यात्राओं का, उनकी उपलब्धियों का और उनके उपदेशों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ती है, ये वर्तमान तक आती है। उसमें दीपचंद निर्मोही, राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी और भी यहाँ के बहुत सारे एक और सज्जन जिनका जिक्र हुआ जो यहीं के विद्यार्थी थे, जी, उनका मतलब अद्यतन लेखकों को समाविष्ट करने की कोशिश है। और ये फोकस क्यों इस तरह से किया गया है कि आप सूफी संतों से चलकर आधुनिक साहित्यकारों पर आ रहे हैं। क्या वजह है कि आप हरियाणा में केवल सूफी संत ही नहीं हुए होंगे, और भी बहुत सारी चीजें रही होगी, लेकिन लेखक चयन करता है, और चयन में अगर सूफी संतों को चुना जाता है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा को चुना जाता है जो यहाँ से संबंधित हैं, और उसको विशेष करके हाईलाइट करके आपके सामने रखा जाता है, तो उसके पीछे निश्चित तौर पर सूफी संतों और उनकी लेखनी का वो कमाल है जो उन्होंने समावेशी संस्कृति के निर्माण में दिखाया था, जिसके तहत रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि उन्होंने हिंदू घरों की कहानी लेकर उनके साथ अपने दार्शनिक विचारों की जुगलबंदी की, और ऐसे करके उन्होंने पाया क्या, हृदय की एकता पाई, दिलों को जोड़ने का काम किया, और ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो दिलों को जोड़ने का काम है, जो आपकी ही बोली बानी में सूफी संतों ने किया, मैंने मध्य एशिया में भी इसका चमत्कार देखा। वहाँ भी आमू दरिया के एक तरफ बाबा बकरजान बाबा की समाधि थी, और वहाँ लाखों लोग आमू दरिया पार करके जाते थे। वहाँ ठीक हमारे ही संस्कृति की तरह ईंट जोड़कर, चूल्हा बनाकर और कुछ ताजा पकाकर वहाँ भोग लगाया जाता था। मन्नत पूरी होने पर ऐसा किया जाता था, और डंडे बांधे जाते थे, लाल कपड़े जैसे आप बांधते हैं वैसे ही वो लोग भी बांधते, और वही माला जो 108 मनके की माला होती है वो भी पहनते हैं। तो ये सारी चीजें वहाँ भी वैसे ही दिख रही थी जैसे हमारे किसी तीर्थ स्थान पर दिखती है। मैं 2 साल वहाँ रहकर आई हूँ, और मैंने ये अपने अनुभव से जाना है कि जो हमारी रूहानी यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, चाहे सूफियों के साथ एक संकट और भी था कि उनकी इस यात्रा को लेकर जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल एक पॉलिटिकल यात्रा भी थी, लेकिन ये कितनी पॉलिटिकल थी वो कम से कम सतह पर नहीं आई। हाँ, राजा महाराजा सामंत उनके साथ उनके संबंध रहे, और संबंध तो भक्ति काल के तमाम कवियों के साथ जोड़े जाने की कोशिश रही। अकबर ने भी अपने दरबार में संतों को बराबर आमंत्रित किया। कुंभन दास ने तो लिखा ही कि आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। तो संतों के साथ उनके आध्यात्मिकता से, उनके चमत्कार से, उनके आशीर्वाद को पाने की लालसा से राजा महाराजा बादशाह जाया ही करते थे। तो पॉलिटिकल यात्रा हमारे लिए राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक विश्लेषण के लिए चाहे जितनी महत्वपूर्ण क्यों न रही हो, उसकी जो आध्यात्मिक यात्रा है और उसका जो मैसेज है, संदेश है, जो एकात्मकता का है, एकात्मवाद का है, दिलों को जोड़ने का है, वो महत्वपूर्ण है। जो इस किताब का भी संदेश है, वो अद्यतन यात्रा जो ये किताब करके आज के लेखक तक आती है, उसमें भी जो रेखांकित करने वाला पक्ष है वो यही है कि जो आधुनिक रचनाशीलता है हरियाणा की, वह भी कहीं ना कहीं देश की जो साहित्यिक विरासत है उसमें तो अपना स्थान रखती ही है, उसको उसका उपयुक्त दर्जा मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ वह देश के बारे में उतनी ही गंभीरता से चिंतित है जितनी की मुसद्दस लिखने वाले हाली या उनके पहले के ये हमारे तमाम सूफी संत जो दिलों को जोड़ने की बात कर रहे थे, झगड़े को मिटाने की बात कर रहे थे, अंधविश्वासों के खात्मे की बात कर रहे थे। हाली का असर इस कदर था, आप हिंदी के आधुनिक साहित्य की तरफ चले जाइए, मैथिली शरण गुप्त को आप राष्ट्रकवि का दर्जा देते। उस राष्ट्रकवि की सबसे जो चर्चित रचना है भारत भारती,
जो सन 1912 में प्रकाशित हुई, वह मुसद्दस हाली के इस मुसद्दस से प्रभावित थी और उन्होंने उसी तर्ज पर भारत भारती का लेखन किया था, जो जिस रचना के कारण उनको राष्ट्रकवि का दर्जा महात्मा गांधी ने दिया था। तो इस तरह से आप देखिए कि हरियाणा की विरासत कैसे हिंदी साहित्य, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी साहित्य को भी प्रभावित करती है और एक नई धारा जो स्त्रियों के बारे में चिंतित है, जो स्त्री के अधिकारों के बारे में चिंतित है, उसे मनुष्य मानने की दावेदारी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती है। ये सब कुछ दरअसल कहाँ से प्राप्त हो रहा? हाली पीछे खड़े हैं जो हरियाणा के हैं, आपके यहाँ के। हाली पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं, अंधविश्वास का विरोध करते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्दा प्रथा का विरोध राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी ने भी अपने तमाम उपदेशों में, जगह जगह सभाओं में महिलाओं को उनकी उपस्थिति में बार बार टोका था कि वो पर्दे के कारण कितनी गंदगी में उनको रहना पड़ता है और ये पर्दा उनके लिए अच्छा नहीं है। मगनलाल गांधी के नेतृत्व में बिहार में पर्दा तोड़ो आंदोलन चला था, जिसमें स्वयं मगनलाल गांधी की पुत्री वहां गई थी, रही थी और उन्होंने इस आंदोलन को गति दी थी। तो मुसद्दस हाली अल्ताफ हुसैन हाली उनके बहुत पहले ही ये सारी बातें लिख चुके। नौकरी पेशा वर्ग जो मध्य वर्ग है, जो आधुनिक काल के संगम पर पनप रहा है, औद्योगिक पूंजीवाद के आगमन के साथ जिस नए मध्य वर्ग का जन्म होता है, बुर्जुआ क्लास जिसे हम कहते हैं, वह मध्य वर्ग कैसा है, अपने कैरेक्टर में कैसा है और आज़ादी की उससे कितनी उम्मीदें की जा सकती। हम सब आज भी उसी वर्ग में आते हैं, बल्कि और ज़्यादा अघाए और ज़्यादा खाए हुए हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि आजीवन नौकरी किया, BA किया, MA किया, नौकरी किया और अपने लिए कुछ सुविधाएं जुटा ली और मर गए, यही मध्य वर्ग का कैरेक्टर है। इसको हाली ने अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण ढंग से रखा है। तो ये सारी चीज़ें, आपका रचनाकार क्या कहता है, आपकी पुरानी विरासत क्या है, आप कहाँ से चले, आपकी रचनात्मक यात्रा किस तरह की है, ये सब चीज़ इस किताब के जरिए आपके सामने आती। मैं स्वीकार करूंगी कि हाली को हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जिस तरह से पढ़ते हैं, बहुत संक्षिप्त एक लाइन आता है, वो भी मैत्री शरण गुप्त के रेफरेंस से आता है कि गुप्त जी की ये रचना हाली के मुसद्दस से प्रभावित है। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन हाली पर कोई विस्तार से एक पन्ना हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं है। आप कह सकते हैं कि दिल्ली के बहुत करीब है हरियाणा, बावजूद इसके दिल्ली में लिखा जाने वाला जो मुख्य धारा का साहित्य है, वो इतना अपने आप में समावेशी और एक तरह से स्वयं को आरोपित करने वाला है कि अन्य लोगों की छायाएं उसमें छिप जाती हैं। मुझे लगता है हरियाणा को अगर अपनी जगह क्लेम करनी है अदब की दुनिया में, तो इस तरह के और भी बहुत सारे किताबों की जरूरत होगी। यह एक छोटी सी किताब है, छोटा सा प्रयास है, लेकिन मैं आग्रह करूंगी राम मोहन राय जी से और उनके साथियों से कि ऐसी और अनेक किताबों की जरूरत है जो दिल्ली के उस साहित्यिक जो गुटबंदी है वहां तक अपनी आवाज की धमक पहुंचा सके। धन्यवाद।